इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 239 डबल ए के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि दिल्ली के साथ अलग स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रावधान क्या क्या है। दिल्ली का मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा और दिल्ली का इलेक्शन वगैरह के बारे में डिफरेंट चीज़ें बताई जाएगी। सबसे पहले तो आर्टिकल 239 239 डबल ए के अनुसार सबसे पहली बात यह है कि 1991 के बाद से 69th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से जो दिल्ली है उसको बोला जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, शॉर्ट में बोले तो एनसीटी ऑफ दिल्ली। और जो गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर होंगे दिल्ली का उसको बोला जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। दूसरा प्रोविजन बताया जा रहा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा जो कि एज जिसको विधानसभा कह सकते हैं, जो कि स्टेट में ऐसे विधानसभा होता है वैसे ही। और जो विधानसभा में जो मेंबर चुन के आएंगे, एमएलए जो चुन करके आएंगे, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब जितने भी विधानसभा सीटें हैं, उनसे डायरेक्ट इलेक्शन से, डायरेक्ट चुनाव से चुन करके आएंगे। ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट होना चाहिए, 50 होना चाहिए या 500 होना चाहिए, कितना सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो कंस्टिट्यूएंसीज बनेगा, जो विधानसभा क्षेत्र बनेगा, वो किस बेसिस पे बनेगा, कितना बड़ा बड़ा बनेगा, किस बेसिस पे बनेगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे या एरिया के बेसिस पे। इन सब चीज़ों का फैसला कौन करेगा? इन सब चीज़ों का फैसला पार्लियामेंट करेगी, सांसद करेगी। कैसे करेगी? तो कानून बनाने के बाद, मतलब लॉ बनाने के बाद उसको किया जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। आर्टिकल 324 से 327 तक जितने भी प्रोविजंस हैं, जैसे कि इलेक्शन का मैटर बताया गया है आर्टिकल 324, 325, 326, 327 में, जैसे कि 18 ईयर्स के बाद के पीपल जो है वोट कर सकते हैं। आर्टिकल 329 में बताया गया है कि जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे मैटर्स में। जैसे कि ये मैटर आ गया कि फॉर एग्जांपल जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बना, जो विधानसभा क्षेत्र बना है, उस पर कोई उंगली उठा रहा है तो उन सब चीज़ों पर जो है कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में लागू किया जाएगा। नॉर्मली ये कहाँ लागू होता है? ये लागू होता है स्टेट में। और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्शन के लिए आर्टिकल 324, 325, 326, 327 और 329 लागू होता है। बट ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए भी लागू किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो आर्टिकल 326 से 320 और 329 में जो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर का नाम दिया गया है, वो पार्लियामेंट, संसद समझेगी कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर क्या है, मतलब कि वहाँ पर दिल्ली का नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो पार्लियामेंट के हाथ में है। ठीक है। इस संविधान में जितने भी प्रावधान हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए या उन सबको अलग करने के बाद जितने भी प्रावधान बचते हैं, उसमें से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास ये पावर होगा कि वो पूरा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए लॉ बनाए, कानून बनाए, या कुछ पार्ट के लिए बनाए। फॉर एग्जाम्पल नेशनल कैपिटल टेरिटरी में मान लेते हैं फरीदाबाद आ गया। ठीक है। तो फरीदाबाद के लिए स्पेशल कानून, जैसे कि फरीदाबाद में जो भी व्यक्ति रहेगा वो उत्तर प्रदेश जाएंगे अगर, तो उनको 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन सब मतलब वाहियात कानून था, बट फिर भी इस तरह का कानून जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में रहेगी। ठीक है। या फिर पूरा दिल्ली के लिए, जो कि अब हर जितने भी व्यक्ति 60 से ऊपर है उनको 5,000 रुपया महीना मिलेगा। तो ये सब कानून जो है नॉर्मल छोटा मोटा कानून वगैरह जो भी है, और इनको संविधान के दायरे में रहते हुए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वो ये सब चीज़ें बना सकती है। लेकिन आर्टिकल स्टेट लिस्ट का 1, 2 और 18, ये 3 एंट्री, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये 3 एंट्री पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लागू कानून नहीं बना सकती। अब आर्टिकल 1 एंट्री 1, 2 और 18 क्या है? तो एंट्री 1 में क्या है? एंट्री 1 में बताया गया है पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि अगर दिल्ली में कहीं दंगा वगैरह हो गया, फॉर एग्जांपल हाल ही में भी हुआ था 2019 के आसपास में एक दंगा हो गया था, तो ये दंगा को संभालने का जिम्मेदारी किसके पास है? स्टेट के पास, मतलब जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसका असेंबली के पास ना होकर के वो किसके पास आ गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास आ गया। ठीक है। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, उनके पास आ गया। दूसरा था पुलिसिंग, मतलब जो पुलिस का पूरा सिस्टम है, जो विलेज पुलिस हो गया या जो पुलिस काम करती है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, वो किसके हाथ में है? वो है लेफ्टिनेंट जनरल साहब के हाथ में, और वही उस पर कानून वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। और तीसरा आ गया आपका 18 नंबर एंट्री, जो कि है लैंड पर, मतलब कि जो व्यक्ति के पास लैंड है या फिर कोई भी
जो फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री अगर बैठाना चाहती है तो लैंड वगैरह का जो भी एक्विजिशन होगा या लैंड का जो भी डील होगा वो सब किसके हाथ में है, वो सब भी लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में है। इन तीनों पर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून इन तीनों पर नहीं बना सकती है। ठीक है। अब ये जो आपको हम बताएं कि एंट्री 1, 2 वगैरह जो जो भी था, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी जो पार्लियामेंट है उनके पास ये पूरा पूरा अधिकार रहेगा कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए या यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के किसी भी पार्ट के लिए कानून बना सकती है, उसके लिए वो पूरा पूरा सक्षम है। मतलब कि पार्लियामेंट के पास ये पूरा हक है कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए अगर चाहे तो पूरा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए कानून बनाए या फिर उसके कुछ पार्ट के लिए बनाए। मतलब ये सब चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा अलग करती है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। ठीक है। उसके बाद अब शर्त ये है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून बनाती है और वो कानून जो है वो प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए रखा जाता है। कौन सा कानून? जो एंट्री 1, 2 या 18 में था। ठीक है। वो कानून बनाने के बाद प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए रखा गया और प्रेसिडेंट जो बोले कि हाँ ठीक है, चलो आपका कानून ठीक है, हम आपको सहमति देते हैं। उसके बाद जब सहमति प्रेसिडेंट साहब का मिल गया तो वो कानून नेशनल टेरिटरी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में वहाँ पर रहेगा और वो काम करेगा। ठीक है। उसके बाद ये जो सब क्लॉज था, मतलब कि ये वाला सब क्लॉज आपका, तो इसमें नेक्स्ट शर्त ये है कि जो पार्लियामेंट है वो कभी भी चाहे तो उसी सेम कानून पे, फॉर एग्जांपल लैंड के लिए यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक कानून पास की और वो कानून जो है फिर से प्रेसिडेंट के पास गई और एसेंट मांगी। प्रेसिडेंट बोले कि ठीक है कानून सही है, आप आगे बढ़ो, तो कानून पास हो गया। लेकिन पार्लियामेंट फिर कुछ समय के बाद अगर चाहे तो सेम कानून पर अपना एक और कानून बना सकती है, या तो उसको चेंज कर सकती है, या तो उसको अलग कर सकती है, या फिर उसको ख़त्म कर सकती है। तो कानून के पास, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे ज़्यादा पावर है, एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविज़न है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 मेंबर है। ठीक है। अब जो 500 मेंबर है इसका 10%, मतलब कि 50 आदमी, 50 एमएलए मैक्सिमम से मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ सकते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो होगा वो लेफ्टिनेंट जनरल को एड एंड एडवाइस करेंगे कि आपको कैसे फैसला लेना है। जैसे कि आपका स्टेट में था कि चीफ मिनिस्टर एड एंड मतलब एडवाइस देंगे गवर्नर साहब को कि आपको कैसा फैसला करना है, तो इसी हिसाब से नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली में भी आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोलेंगे कि आप कैसे अपना फंक्शंस को कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो आपका मिनिस्टर्स है, मतलब कि जो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं उसमें कुछ ठन गया, मतलब अलग अलग डिफरेंस हो गया, ओपिनियन का डिफरेंस हो गया। ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो प्रेसिडेंट के पास अपना मैटर भेजेंगे और बोलेंगे कि साहब देखिए, कि राष्ट्रपति साहब देखिए कि ऐसा ऐसा मैटर आ गया, आप बताइए कि क्या किया जाए। तो प्रेसिडेंट जिसका भी साइड लेंगे, जैसे कि या तो वो मिनिस्टर साहब का साइड ले सकते हैं या फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का साइड ले सकते हैं, जिसका भी साइड ले सकते हैं उस हिसाब से फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना फैसला ले सकते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा केस ये आ गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को लग रहा है कि कोई मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसके लिए हम प्रेसिडेंट से संपर्क करना, मतलब ज़्यादा जल्दी हमको काम करना है, इसलिए प्रेसिडेंट से संपर्क करना अभी नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपने आप से फैसला ले सकते हैं और उनको जो सही लगेगा वो अपना फैसला ले सकते हैं। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रेसिडेंट से बात करेंगे या फिर वो खुद अपना फैसला ले सकते हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को खुद लगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और इसको जल्द से जल्द निपटारा करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे दंगा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गया, तो कुछ भी अलग अलग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन ये बता रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे चीफ मिनिस्टर को, और जितने भी अलग अलग मिनिस्टर हैं उसको भी प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे। लेकिन जो अलग अलग मिनिस्टर बनेंगे वो चीफ मिनिस्टर के कहने पर, मतलब चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे कि ये प्रेसिडेंट साहब देखिए, ये 15 आदमी जो है, 15 एमएलए जो है वो मेरे मिनिस्टर बनेंगे, तो आप इनको प्लीज़ शपथ दिला दीजिए। तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो उन लोगों को शपथ दिला दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, मतलब जैसे कि 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पूरा पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, पूरा पूरा विधानसभा के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं, सेम कहानी यहाँ पर भी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पूरा पूरा जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, रहेगा।
अगला प्रोविज़न भी वही है कि पार्लियामेंट जो है कानून के द्वारा जितने भी चीज़ बताई गई है उन लोगों पर उन सबों पर अपना कानून बना सकती है, या फिर उन सबों में जो भी प्रोविज़न्स है, जो भी प्रावधान है उसको चेंज कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है। यहाँ तक कि संसद जो है वो जितने भी यहाँ पर प्रोविज़न्स था उसमें अगर जो भी जितने भी प्रोविज़न्स यहाँ पर बताए गए उसका अलग अलग तरीका बता सकते हैं, या फिर उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे कि जितने भी 10% अभी हम लोग बात किए कि 10% मेंबर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकता है, तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून के तहत उसको चेंज करके 15% कर सकती है। ठीक है, या फिर उसको चेंज कर सकती है, या फिर उसको आगे बढ़ा सकती है, वगैरह वगैरह। और जितनी भी चीज़ें ये बढ़ाएगी, मतलब अगर पार्लियामेंट इन सब चीज़ों को चेंज करेगी तो माना जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं है। मतलब कि ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो आर्टिकल 368 की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट है। ठीक है, मतलब कि वो नॉर्मल सा अमेंडमेंट होगा जो कि किसी भी आर्टिकल के द्वारा किया जा सकता है, और ये अमेंडमेंट इतना इतना बड़ा नहीं होगा कि उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत माना जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस का अमेंडमेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 239 AA इतना ही था, एंड इतना ही बताता है आर्टिकल 239 AA। ठीक है, तो ये बताया कि दिल्ली के लिए स्पेशल क्या क्या प्रोविजंस बन सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, वगैरह वगैरह जो भी था इसमें। ठीक है, बस इतना ही। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।